नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और इस वीडियो को देखने का इंतजार आप बहुत टाइम से कर रहे होंगे जब से आपकी आंसर की आई है। क्योंकि भाई ऐसा तो बहुत मुश्किल होता है कि ये किसी क्वेश्चन को गलत ना करें, लेकिन इस बार तो इन्होंने बहुत सारे ही क्वेश्चंस जो हैं गलत कर दिए हैं आरपीएफ कांस्टेबल में। अभी जो पूरा डेटा है हमारी टीम ने और हमने मिलकर बहुत मतलब एक टाइम लेके इसको क्रिएट किया है। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस है जो आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर गलत हैं वो सारे यहाँ पर कवर किए गए हैं और आयोग से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई इन सभी एस्पिरेंट्स के जजेस के शिफ्ट में आए हैं उनको वैसे ही इंडिविजुअली नंबर जो है दिए जाएं। ठीक है। बाकी अब आप ये देख लीजिए कि कहीं आपकी शिफ्ट में तो गलत नहीं आया है, जिससे कि भाई आप ये समझिए कि उस क्वेश्चन को चैलेंज करना है। ठीक है। हालांकि हम भी अपनी तरफ से क्वेश्चन को चैलेंज करा रहे हैं बाकी एस्पिरेंट से बात करके, अगर कोई गलत है तो आयोग उस पर अपना निर्णय लेगा। अंतिम निर्णय आयोग का ही होगा। परंतु मेरा यहां पर क्या औचित्य बनता है कि जैसे जीत राणा जीएस है तो वो जीएस के फील्ड में आपको किसी भी प्रकार से पीछे नहीं रहने देना चाहते। ठीक है। यानी कि हम आप सभी को आगे लेकर चलना चाहते हैं, किसी से पीछे नहीं। तो बहुत बेहतरीन ढंग से हम इस सभी पर बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है। मार्क्स कैसे मिल जाएंगे? 10 से ज्यादा क्वेश्चन गलत है, जीके जीएस का एनालिसिस जो होगा रॉन्ग क्वेश्चंस का वो यही होगा। बात को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत से शुरू करेंगे। आपको एक बात पता है सर, 2 तारीख से लेकर और 18 तारीख तक, 2 मार्च से लेकर 18 मार्च तक इसके एग्जामिनेशन चले हैं। तो सबसे पहले मैं पहली शिफ्ट से लेकर एंड की शिफ्ट तक बात करूंगा जहां जहां क्वेश्चन गलत आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहली शिफ्ट थी 2-3-2025 और शिफ्ट थी आफ्टरनून वाली, यानी सेकंड शिफ्ट थी। ठीक है। पेपर यहां पर हुआ है। क्वेश्चन आईडी है इस प्रकार से, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो भाई देखो, अगर हम बात करें इसकी सबसे बड़ी द्वीप की तो वो ग्रेट निकोबार आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर मध्य अंडमान लिखा हुआ है। ठीक है। तो शायद हो सकता है ये गलत हो। और इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं, जो चूजन ऑप्शन है, लड़के ने चूज भी इसमें 2 ही किया था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो ग्रेट निकोबार को गलत किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के जो नंबर है वो मिलने चाहिए, या फिर इस पर थोड़ा एक्सप्लेन होना चाहिए कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है। अगला सवाल आप यहां देख रहे हैं कि भाई अशोका के टाइम पर जो राजधानी है, अब ये कौन सी शिफ्ट का है? भाई ये सेम शिफ्ट का है, 2 तारीख की शिफ्ट का ही है और दोपहर का है ये। ठीक है। सेकंड शिफ्ट का है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, अशोक के शासन के दौरान गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहां थी। भाई यहां पर पूछा गया अशोक का शासनकाल। अब यहां पे ये चीज क्लियर नहीं की गई कि अशोक किस प्रकार से है। अगर ये चीज क्लियर की गई होती कि अशोक यहां पर राज्यपाल है, यानी कि अशोक यहां पर गवर्नर है। ठीक है। गवर्नर की भूमिका निभा रहा है। अंडर अगर गवर्नर की भूमिका निभा रहा होता तो यहां उज्जैन सही होता, बट ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। इन्होंने पूछा है कि अशोक के शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी। अब गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आप अशोक के शासन की बात करें तो इसका आंसर पाटलिपुत्र होना चाहिए था। इन्होंने उज्जैन किया हुआ है। उज्जैन आंसर हो सकता है, बट एक सर्टेन कंडीशन में, अगर यहीं पर यह राज्यपाल हो। ऐसा तो कुछ मेंशन ही नहीं है। अब क्योंकि मेंशन नहीं है तो भाई इसमें पाटलिपुत्र होना चाहिए सही, क्योंकि अशोका जैसे ही रूलर बनते हैं अपने मॉडर्न डायनेस्टी में, वो तुरंत अपनी कैपिटल को, मतलब क्योंकि एंटायर का जो उनका एम्पायर था उसकी कैपिटल ही क्या थी, एंटायर कैपिटल ही पाटलिपुत्र थी। ठीक है। तो इसके अंदर ये होगा, लड़के ने चूज बेस में 3D करा था। ठीक है। नेक्स्ट अब अगर मैं बात करूं, यहां पर आपको 9 तारीख मार्च 2025, बीच में कोई मतलब ऐसा गलत क्वेश्चन नहीं मिला। ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन है, ये है बहुत क्लासिक क्वेश्चन कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है। इन्होंने क्या है, भारत के राष्ट्रपति। इस सवाल पे बहुत बहुत ज्यादा डिबेट हुआ है, इस वजह से मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। देखो, आर्टिकल 239 जो है वो बताता है बेसिकली कि किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा एक यूटी का। तो ये यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन आपका कैसे चलेगा, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा। अब यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उल्लेखीकरण किया गया है। अब इसमें यह भी बात की गई है कि भाई यूटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका जो मुख्य जिम्मेदारी होगी, मुख्य दायित्व होगा, वो प्रेसिडेंट के पास होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसका जो मुख्य दायित्व होगा ना, एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मुख्य दायित्व होगा, जो मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो या तो प्रेसिडेंट की होगी, और प्रेसिडेंट अगर उस दायित्व को नहीं निभाना चाहते हैं इन दैट कंडीशन, तो वो मतलब किसको अपॉइंट कर सकते हैं, प्रशासक को अपॉइंट कर सकते हैं, किसी प्रशासक को अपॉइंट कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हैं। अब यहां क्या क्वेश्चन हुआ कि भाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर इनमें पूछा गया। अब सेम चीज आपको आर्टिकल 240 के अंतर्गत भी एक्सप्लेन की गई है। अब आर्टिकल 240 क्या बताता है, बेसिकली आर्टिकल 240 हमें बताता है कि भाई जितना भी कार्यकारी काम होगा किसी भी यूनियन टेरिटरी का, उसके लिए जिम्मेदार प्रेसिडेंट ही होगा।
तो प्रेसिडेंट इस वजह से थोड़ा ज्यादा प्रेफरेबल होता है। बट इसमें बात यह है कि प्रेसिडेंट होगा या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रेसिडेंट ने उसको प्रशासक घोषित किया है। अब यहां पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर, क्योंकि यहां उपराज्यपाल पहले से नियुक्त है, क्योंकि यहां उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त है, तो दिस इज प्रेफरेबल। प्रेफरेबल, ठीक है, हम ऐसा मानते हैं कि इसमें उपराज्यपाल को अधिक जो है उचित माना जाना चाहिए। लेकिन अगर इसके अंदर बोर्ड थर्ड को ही रखना चाहे तो बोर्ड के पास ग्राउंड्स होंगे कि वो थर्ड को ही रखे। ठीक है, आप बोर्ड्स को कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते। आप यहां भारत के राष्ट्रपति को यहां कंप्लीटली डिनाई आप नहीं कर सकते, आप कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो खुद भी प्रशासन को संभाल सकता है, किसी प्रशासक को घोषित कर सकता है। मोर प्रेफरेबल ये होगा कि उपराज्यपाल को सही करे, लेकिन अगर बोर्ड नहीं करना चाहता तो बोर्ड यहां पर भी कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो वहां पर बोर्ड के पास अच्छे तरीके से यहां ग्राउंड्स होंगे अपने आंसर को साबित करने के। ठीक है, तो आप यहां पर उसको गलत साबित नहीं कर सकते। बट भाई औचित्य यही होगा कि उपराज्यपाल को सही माना जाए। ठीक है, बाकी अब यहां पे बात यही होगी कि किस तरीके से चीजें की जा रही है। ठीक है, आपका इसके बारे में क्या मानना है बताइएगा जरा। नेक्स्ट है भाई 10 तारीख तीसरी शिफ्ट का 10/3/2025 की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन भी गलत है। क्वेश्चन क्या है जी, समझिए। विच 5 ईयर प्लान इज इंडिया प्राइमरली फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन टू सपोर्ट ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन जो नॉर्मन बोरलॉग ने, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे स्टार्ट किया था भारत के अंदर, एमएस स्वामीनाथन जी के द्वारा इसको स्टार्टअप किया गया। अब जब एमएस स्वामीनाथन इसको स्टार्ट करते हैं तो इसका जो फर्स्ट फेज है, पहली फेज की, सेकंड फेज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, फर्स्ट फेज की बात करता हूं। स्टार्ट होता है 1966 में। अब भाई इसके अंदर करेक्ट आंसर बोल रहे हैं वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान। भाई पहला 5 ईयर प्लान हो कैसे सकता है जब ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फेज है वही 1966 में स्टार्ट हो रहा है। तो यह फर्स्ट 5 ईयर प्लान नहीं होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए जो है आपका फर्स्ट नहीं थर्ड 5 ईयर प्लान, इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, लड़के ने चूज भी सेकंड ही करा है, तो इसका परफेक्टली आंसर होना चाहिए थर्ड। इवन जो थर्ड आपका 5 ईयर प्लान था उसके ऑब्जेक्टिव में भी ये चीज लिखी हुई थी कि हम दोहरी जो ग्रोथ है वो करना चाहते हैं, हम इंडस्ट्री में भी करना चाहते हैं, हम प्राइमरी सेक्टर में भी करना चाहते हैं, और उसके अंदर इरिगेशन जैसी बातों की जो है चर्चा की गई थी। तो आंसर होना चाहिए सेकंड, और दिस इज परफेक्टली श्योर कि नंबर आपको मिलेंगे। चैलेंज आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आईडी है, ठीक है, और ये इस प्रकार से आप इसको चैलेंज अप कर सकते हैं। इसके बाद अगला है जी 11 तारीख की शिफ्ट है, और ये जो है आपकी आफ्टरनून शिफ्ट है, यानी सेकंड शिफ्ट आपकी ये है। 11 की सेकंड शिफ्ट है आपकी, सेकंड है या थर्ड है, या तो सेकंड है या थर्ड है। ठीक है, एक बार आप चेक करना मेरे ख्याल से। ठीक है, नेक्स्ट में मैंने लिखा हो नहीं, ठीक है, तो आप चेक करना है सेकंड या थर्ड शिफ्ट है एज पर 4। ठीक है, थर्ड है शायद ये। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अधिकारों को क्या कहा जाता है। अब इस सवाल में हुई है मिस्टेक। मिस्टेक क्या हुई है, इसके अंदर बुनियादी अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल, इसको भी फंडामेंटल बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार है ही, इसको भी फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इंग्लिश में दो ऑप्शन सेम है, जिस वजह से इसके नंबर भी सबको मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर वैसे हिंदी के हिसाब से ये होना चाहिए, बुनियादी अधिकार नहीं बोल सकते हम इनको। ठीक है, तो इंग्लिश में दोनों सेम थे, इस वजह से इसके नंबर सबको मिलेंगे। ठीक है, इसके नंबर सबको मिल जाएंगे, जिसकी मतलब जिसकी शिफ्ट में है तो सबको नंबर अलॉट हो जाएंगे, क्योंकि ये पूर्णतः गलत है। ठीक है, मिस्टेक है इसमें। अगला है कि भारत में कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ये भाई 11/3/2025 सेम शिफ्ट का है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस रामनिवास नाम के जिन लड़कों ने मेरे पास ये भेजा है, ठीक है, तो उन्हीं की शिफ्ट में ये भी है, सेम ही शिफ्ट है। ठीक है, तो याद रखना इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, ये पूछ रहा है। इसमें आंसर क्या हुआ, मुंबई बंदरगाह। देखो, मुंबई बंदरगाह भारत के वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट्स में से आता है, लेकिन वो सबसे बड़ा बंदरगाह नहीं है। दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑफ नवी मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑफ नवी मुंबई। तो नवी मुंबई के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो करेक्ट आंसर होगा, बट इसमें उसको नहावा शेवा पोर्ट भी बोलते हैं, जिस कारण से ये आंसर सही होना चाहिए। सी किया गया, उसके पीछे क्या लॉजिक रहा, ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए, बट इसके अंदर आंसर फोर्थ होना चाहिए। अगला, अब भाई देखो, ये जो है ये 17/3/2025 का थर्ड शिफ्ट का साइंस का क्वेश्चन है। ये साइंस के क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो करंट फ्लो होता है वर्टिकल वायर के अंदर, उसकी डायरेक्शन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ये साउथ होती है, वायर के साउथ में होती है। इसमें करेक्ट आंसर वो कह रहे हैं टुवर्ड ईस्ट। जब साउथ फ्लो करेंगे तो ईस्ट की तरफ जाएगा, बट इसके अंदर जो होना चाहिए वो पश्चिमी की तरफ होना चाहिए, टुवर्ड वेस्ट होना चाहिए। इसमें चूजन ऑप्शन ये है, जिस हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है गलत। ठीक है, हालांकि मैं साइंस इतना नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसका होना तो टुवर्ड वेस्ट ही चाहिए।
ठीक है। खैर, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 1 नवंबर 2024 की स्थिति तक रोहित शर्मा ने कितने टी20 इंटरनेशनल शतक बनाए हैं, जिससे कि वह इस प्रारूप में ग्लेन मैक्सवेल के साथ सर्वाधिक शतक बनाने के मामले में बराबरी पर आ गए। भाई ये 18/3/2025 सेकंड शिफ्ट है। एक बात बताऊं, रोहित भाई के आज भी टी20 में 8 शतक नहीं है, आज भी। अगर मैं आज से भी कंसीडर करूं, वो तो नवंबर की बोल रहा है, आज भी उनके शतक नहीं है। तो इस वजह से टी20 में उनके जो शतक है, उनको जो कंसीडर किया जाना चाहिए वो 8 नहीं किया जाना चाहिए। इस ऑप्शन के हिसाब से भी अगर मैं बताऊं तो वो 5 होना चाहिए, इन ऑप्शंस के हिसाब से 5 होना चाहिए, क्योंकि आज 5 है उनके, याद रखना। ये 18/3/2025 की सेकंड शिफ्ट थी। 18/3/2025 की फर्स्ट शिफ्ट वो शायद ऊपर हो गया, ठीक है। पूछा कि कौन सी ऐसी कंट्री का प्लेयर है जिन्होंने मैन सिंगल जीता है इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में। ये कॉन्जू करके एक व्यक्ति का नाम था, दैट इज फ्रॉम चाइना, ठीक है। और इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या हुआ, साउथ कोरिया। तो बिल्कुल नहीं, चाइना होना चाहिए। करंट अफेयर का क्वेश्चन था, क्लास में कराया हुआ है मैंने, आई जस्ट डन दिस क्वेश्चन इन माई क्लास, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन वो हैं जिनके ऊपर जो है आपत्ति जताई जानी चाहिए। तो जिसकी शिफ्ट का ये है, इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर जी हमारा तो एक और गलत था, आपने उसको कवर नहीं किया, नहीं जी हमें तो और परेशानी है जीएस में, वो आपने कवर नहीं की, आपका खुले दिल से स्वागत है, आप कमेंट में उस चीज को लिख सकते हैं। और आसान काम अगर मैं आपको बताऊं, तो जो चैनल पे जब आप जाएंगे तो चैनल पे जो आपको टेलीग्राम देखने को मिल रहा है, अगर आप टेलीग्राम से ज्वाइन होते हैं तो आपको यहां डायरेक्टली मुझे मैसेज भेजने का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप यहां जाकर डायरेक्टली भी मुझे मैसेज भेज सकते हैं। इस जो खास लोग ग्रुप है इसी के अंदर वो ऑप्शन मैंने ओपन कराया हुआ है, तो वो तकरीबन 48 से 72 घंटे तक ओपन रहेगा, आप भेज सकते हैं जो भी अगर आपको लगता है। इसके रिगार्डिंग अगर दोबारा भी वीडियो बनानी पड़ी तो बनेगी, लेकिन गलत किसी के साथ नहीं होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस में एक प्लान मेरा और है, ठीक है। इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा, इसी वीडियो के नीचे, जिसके अंतर्गत मैं इस बार सारे जितने भी क्वेश्चन आए हैं आरपीएफ के अंदर, जितने भी क्वेश्चन आए हैं जीएस के सेक्शन के सारे ही क्वेश्चंस को यहां पर कवर अप भी कराया जाने वाला है आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन ढंग से। अगर हम बात करें तो उसकी आपको जो लिंक है वो चैनल के लाइव सेक्शन में जाके देखने को मिल जाएगी, चैनल के लाइव सेक्शन में जाके देखने को मिल जाएगी, तो उसको भी आप देख लेना। और एक ही बार में आरपीएफ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे, आप भी अपने आंसर मैच कर लेना। सारी शिफ्ट एक बार ताबड़तोड़, मतलब एक तरफा माहौल बना देंगे। और वो एनटीपीसी और ग्रुप डी और एएलपी जितने भी एस्पिरेंट हैं जिनका अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए बहुत जरूरी होगी। तो एक बार बता देना वो प्लान कैसा रहेगा, क्या मुझे सारे क्वेश्चंस का आंसर कराना चाहिए, तो वो जरूर कमेंट में लिखना। और इसके अलावा कोई और डाउट है वो भेजिए, कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन इसके संदर्भ में किस तरीके से आपको पूरी फाइलिंग करनी है उसका प्रोसीजर जल्दी ही चैनल पे अपलोड हो जाएगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि किस किस क्वेश्चन को हम चैलेंज कर चुके हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपको चैलेंज करने हैं, ठीक है। इसके अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चन है जिसके अंदर आप ये देख रहे हो बॉक्स, इन क्वेश्चंस को हम खुद चैलेंज कर देंगे, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जिनके अंदर ये बॉक्स बने हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हम स्वयं चैलेंज कर देंगे, ठीक है। और वो नंबर सबको अलॉट हो जाएंगे, ठीक है। क्या है प्रोसीजर उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप ये बता दीजिए कि इनिशिएटिव किस प्रकार का है, सारे क्वेश्चन आपको कराए जाए तो, ठीक है। लेकिन इस बार रेलवे के सामने हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि बच्चों के साथ तो गलत नहीं होगा, ठीक है। नंबर अगर गलत हुआ है क्वेश्चन तो वो सबको मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं सीधा क्लास में, तब तक के लिए अच्छा वो जो क्लास है जिसके मैं बोल रहा था वो आज ही होगी, आप कमेंट कीजिए और देख लीजिएगा, ठीक है। तैयार रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।